to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about pricing of piped natural gas PNG. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड हैज़ नोटिफाइड अ न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर 14 नेचुरल गैस पाइपलाइन. तो ये नया टैरिफ स्ट्रक्चर है क्या, नया रेट स्ट्रक्चर है क्या, ज़रा वो भी समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर्स, बायर्स विल बी चार्ज्ड अ फिक्स्ड टैरिफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ ए सोर्स एंड फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस बियॉन्ड 3 किलोमीटर्स ऑफ द सोर्स. इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं. सो लेट अस सी व्हाट पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहली बात तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान में रखनी है वो ये है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB ये एक रेगुलेटर है पेट्रोलियम सेक्टर का. रेगुलेटर का मतलब तो आप समझते ही हैं, वो एजेंसी, वो ऑटोनोमस एजेंसी जो उस सेक्टर को लेकर के बेसिक गाइडलाइंस रिलीज़ करे, उस सेक्टर को रेगुलेट करे. जैसे RBI है फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर, SEBI है स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे सेक्टर का रेगुलेटर, वैसे ही नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रेगुलेटर है ये एजेंसी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड. इसको बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट ऑफ 2006. तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे. अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं कि करंट डायरेक्टिव्स इस बोर्ड ने क्या रिलीज़ किया है. तो इस बोर्ड ने कहा है कि जो भी नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लो कि ये नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या उसका एक टर्मिनल है और ये पाइपलाइन है जिससे ये नेचुरल गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस जो ये नेचुरल गैस का टर्मिनल है उससे लेकर के 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक में यूनिफॉर्म प्राइस होगा. मतलब कोई भी अगर मान लो कोई कंज्यूमर यहाँ पे है 100 किलोमीटर की दूरी पे है या 200 किलोमीटर की दूरी पे है या 300 किलोमीटर की दूरी पे है, सबके लिए प्राइस सेम होगा. पहले कैसा होता था कि अलग अलग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होता था और ज़्यादा डिस्टेंस होने पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर होने पे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता था. लेकिन अब 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर तक के सारे कंज्यूमर्स के लिए सेम प्राइस होगा और उसके बाहर के लिए सारे कंज्यूमर्स के लिए अगेन सेम प्राइस होगा. चाहे आप 400 किलोमीटर पे हों, 500 किलोमीटर पे हों या 1000 किलोमीटर पे, आप सबके लिए सेम प्राइस होगा. तो ये है नया रेगुलेशन, नया डायरेक्टिव. अब ये जो करंट डायरेक्टिव है इससे क्या फ़ायदा होगा ज़रा ये भी देखते हैं. हाउ दिस करंट डायरेक्टिव विल बेनिफिट. सो इट वुड सिग्निफिकेंटली मेक द नेचुरल गैस चीपर फॉर द कंज्यूमर्स जो थोड़ा दूर रहते हैं. दोज कंज्यूमर्स वो स्टे लिटिल बिट अवे. मान लो जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर रहता है उसके लिए खर्चा थोड़ा कम हो जाए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना ऐड अब नहीं किया जाएगा. पहले जो बिल्कुल नज़दीक रहता था उसको तो अच्छा हो जाता था, उसके लिए तो सस्ता मिल जाता था, लेकिन जो लोग दूरी पर रहते थे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता था. लेकिन अब दैट कॉस्ट विल कम डाउन, सो ओवरऑल इट विल बी अ चीपर सोर्स. सो नेचुरल गैस एक तरह का उसका जो प्राइस है वो रिलेटिवली कम होगा फॉर द कंज्यूमर्स हु स्टे फार अवे और इसकी मदद से नेचुरल गैस का कंजम्पशन बढ़ेगा. और भारत सरकार का टारगेट ही है कि नेचुरल गैस के कंजम्पशन को बढ़ाया जाए. अगर अभी का डेटा देखा जाए तो यू विल फाइंड कि जितनी भी हमारी एनर्जी की सोर्स है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, तमाम सोर्सेज हैं, यूरेनियम जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उन तमाम सोर्सेज में अगर हम नेचुरल गैस का देखें कितना कंजम्पशन है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर एनर्जी सेक्टर, देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी लो. इट इज़ ओनली 6.2%. जितनी भी एनर्जी हमारे देश में प्रोड्यूस होती है उसका बस 6.2% एनर्जी नेचुरल गैस से आता है. जबकि भारत सरकार का टारगेट है कि बाय 2030 इस को बढ़ा करके नेचुरल गैस के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा करके 15% कर दिया जाए. तो ये भी ब्रीफली समझ लेते हैं कि आखिर नेचुरल गैस के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को इन एनर्जी सेक्टर भारत सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है, क्यों पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को कम करना चाहती हैं जबकि नेचुरल गैस के कंजम्पशन को भारत सरकार बढ़ाना चाहती हैं.
तो सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि नेचुरल गैस एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितना पेट्रोल से, डीजल से या कोल से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है और एयर पॉल्यूशन होता है, उसके तुलना में नेचुरल गैस काफ़ी क्लीन है। इससे ना ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है और ना ही एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इससे डस्ट और जो बर्न कार्बन होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा, जो गाड़ियाँ नेचुरल गैस पे चलती हैं आप देखना उसके बर्न कार्बन नहीं निकलते, उसके इमिशन में आपको डार्क कलर का डस्ट नहीं दिखेगा। जबकि डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, उनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, ब्लैक कलर का बर्न कार्बन बहुत ज़्यादा दिखता है आपको। तो पहला तो फ़ायदा ये होगा नेचुरल गैस के कंजम्पशन को बढ़ाने से कि इट इज़ ए सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, नेचुरल गैस को स्टोर करना काफ़ी आसान है। गैस है तो ऑफ कोर्स इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान है, पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तीसरा, इट इज़ रिलेटिवली मोर अबंडेंट, तो ये ज़्यादा आसानी से मिलता है एज़ कम्पेयर टू कोल और अदर पेट्रोलियम गैस। देखो, पेट्रोलियम गैस को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है जो काफ़ी डीप में रहता है, क्योंकि इसका वेट है ना, वजन है, इस कारण से वो अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे में रहता है। जबकि नेचुरल गैस जहाँ भी रहता है वो अपर पार्ट में रहता है, क्योंकि वो एयर है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर पाना आसान हो जाता है। उसके अलावा इट इज़ ए सेफ़र फ्यूल। नेचुरल गैस से एक्सीडेंट होने के भी चांसेस कम होते हैं, आग लगने के चांसेस भी कम होते हैं। रीजन बीइंग नेचुरल गैस इज़ लाइटर दैन एयर, तो ये एयर से हल्का है। इस कारण से अगर मान लो कहीं पे नेचुरल गैस लीक भी होता है, रिलीज भी होता है, तो वो ऊपर उठ जाएगा। जो भी हवा हल्की है नेचुरली वो ऊपर जाएगी। जैसे आप किसी बलून में हाइड्रोजन भर देते हैं या गर्म हवा भर देते हैं तो वो हल्की हो जाती है, वो बलून ऊपर जाने लगता है। वैसे ही अगर नेचुरल गैस जो इन जनरल हवा से हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, अगर वो लीक भी होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी और इस कारण से नीचे में एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल लीक हो जाते हैं तो वो तो वहीं रहते हैं और फिर वहाँ पर अगर गलती से आग लग गई तो ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। तो इन सब कारणों से नेचुरल गैस इज ए प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर पेट्रोल, डीजल, कोल और अदर सोर्स, और इस कारण से भारत सरकार इसके कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है और इसी ऑब्जेक्टिव से ये नया डायरेक्टिव दिया गया है। The next article is taken from international segment. It is about Rohingyas to be translocated on Bhasan 4. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रोहिंग्याज हैं कौन। हु आर दीज रोहिंग्याज? रोहिंग्याज आर एन एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ म्यांमार। ये म्यांमार में रहने वाले एक माइनॉरिटी ग्रुप हैं। कैसे माइनॉरिटी हैं जरा समझते हैं। देखो, म्यांमार की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है और बर्मीज लैंग्वेज बोलती है, जबकि ये रोहिंग्याज म्यांमार में ही रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन म्यांमार के ईस्टर्न कोस्ट में एक स्टेट है, देखो यहाँ पे रखाइन स्टेट या रखाइन प्रोविंस, उसमें ज़्यादातर रोहिंग्याज रहते हैं और ये वहाँ के म्यांमार के माइनॉरिटी हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन वाइज भी माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी का रिलीजन है बुद्धिज्म, जबकि रोहिंग्याज का रिलीजन है इस्लाम, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है। मेजॉरिटी का लैंग्वेज है बर्मीज़, जबकि रोहिंग्याज का लैंग्वेज है बंगाली, तो ये बंगाली बोलते हैं। और ज़्यादातर इस प्रोविंस में सितवे के ये जो रखाइन स्टेट है, रखाइन प्रोविंस है, वहाँ रहते हैं ये लोग म्यांमार के। एक और पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ये सितवे पोर्ट जो है वो रखाइन प्रोविंस में ही है। ये सितवे पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है चाइना के प्रोजेक्ट का। चलो कम बैक टू द करंट टॉपिक। ये रोहिंग्याज हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, मेजॉरिटी बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले ये हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये रोहिंग्याज के अगेंस्ट काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, रोहिंग्याज को हरास किया जाता है। कैसे जरा समझते हैं। देखो, म्यांमार के अंदर ये माइनॉरिटी में है रोहिंग्या, और मेजॉरिटी में तो वो बर्मीज़ लोग हैं जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो बर्मीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। अब उन्होंने एक कानून पास कर दिया, चूँकि मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटोरियन डोमिनेशन तो हमेशा ही होता है, और इस डोमिनेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने एक 1982 में बर्मीज सिटीजनशिप लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रोहिंग्याज हैं ये इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आकर के, इंडिया से आकर के ये लोग रखाइन प्रोविंस में घुसे हैं, तो दे आर नॉट ओरिजिनल सिटीजन्स ऑफ म्यांमार। ये पहले एलिगेशन लगाया गया, और फिर इस कानून में कहा गया कि अगर रोहिंग्याज प्रूव कर पाएँ, जो भी रोहिंग्या प्रूव कर पाया कि वो म्यांमार के अंदर 1823 से पहले से रह रहा है, देन ओनली ही और सी विल बी ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ म्यांमार, अदरवाइज दे विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल रेजिडेंट ऑफ म्यांमार। जिस तरह से हमारे यहाँ पे असम के अंदर हमने कट ऑफ डेट बना रखी है ना 1971 की,
वैसे ही इन्होंने 1823 की कट ऑफ ईयर बना दी कि उससे पहले से अगर रह रहे हो तो तुमको माना जाएगा कि तुम म्यांमार के सिटीजन हो, अदरवाइज तुम्हें नहीं माना जाएगा कि तुम म्यांमार के सिटीजन हो। और ये जो प्रूफ करने की लाइबिलिटी इन रोहिंग्यास के ऊपर डाल दी गई। अब नतीजा इसका ये हुआ कि 99% रोहिंग्याज ये प्रूव नहीं कर पाए कि दे और देयर एंसेस्टर्स आर लिविंग इन म्यांमार रखाइन स्टेट प्रायर टू 1823। अब इतना पुराना डाटा रिकॉर्ड बुक लाना काफ़ी इम्पॉसिबल काम है, तो ये प्रूफ नहीं कर पाए। और इस कारण से अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ ऑफ म्यांमार 1982 बर्मीज सिटीजनशिप लॉ, सारे के सारे रोहिंग्या जो हैं वो इलीगल सिटीजन डिक्लेयर हो गए, इलीगल रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए म्यांमार के अंदर। और जब एक बार इलीगल डिक्लेयर हो गए तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की म्यांमार की, इनको हरास करने लगी, टॉर्चर करने लगी। वहाँ की आर्मी जो है वो इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ करती है। देयर हैव बीन न्यूज़ ऑफ मास किलिंग, मास टॉर्चर, मास रेप इशूज़ अगेंस्ट रोहिंग्यास। तो मेजॉरिटी को तो अब देखो खुली फ्रीडम मिल गई कि रोहिंग्यास तो इलीगल सिटीजन हैं, ये तो क्रिमिनल्स हैं, इलीगल तरीके से हमारे देश में रहने, तो इनके अगेंस्ट जो करना है करो। तो इस कारण से वहाँ के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या आर्मी हो, इनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस करती है। और इस कारण से यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में कहा था कि रोहिंग्यास आर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती है पूरे दुनिया भर में। और ये स्टेटमेंट जब यूएन ने दिया था उसके बाद दुनिया भर का एक बार के लिए इंटरेस्ट रोहिंग्यास में आया था, उनके ह्यूमन राइट्स को इंसर्ट कराने में आया था। लेकिन फिर से रोहिंग्यास के अगेंस्ट अभी भी उनकी कंडीशन कुछ खास सुधरी है नहीं। तो मुद्दा ये हुआ कि देखो टाइम टू टाइम तो इनको हरास किया जाता ही है रोहिंग्यास को। ये म्यांमार का जो की आर्मी है या म्यांमार का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इनको हरास तो करता ही है। लेकिन 2016 में एक मैसिव क्रैकडाउन किया म्यांमार की आर्मी ने, मतलब एक तरह का मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास, और बहुत सारे रोहिंग्यास को मार पीट करके देश से भगा दिया गया। और इसी दौरान 2016 के बाद बहुत सारे रोहिंग्यास अपने इस रखाइन प्रोविंस के घर को छोड़ करके बांग्लादेश में इलीगल तरीके से इंटर कर गए। लगभग 8 लाख रोहिंग्यास बांग्लादेश में इलीगल तरीके से इंटर कर गए। ये सिनारियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1971 में बांग्लादेशी हमारे देश इंडिया में इंटर कर गए थे इलीगली बिकॉज ऑफ सिविल वॉर गोइंग इन ईस्ट पाकिस्तान। वैसे ही यहाँ पे रखाइन प्रोविंस में जब क्रैकडाउन हुआ, आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, तो बहुत सारे रोहिंग्यास यहाँ बांग्लादेश के अंदर इलीगल तरीके से इंटर हो गए। और बांग्लादेश ने इनको एक रेफ्यूजी कैंप में रहने दिया, एक काफ़ी लिमिटेड सा रेफ्यूजी कैंप बनाया गया इन कॉक्स बाज़ार। कॉक्स बाज़ार एक जगह है बांग्लादेश के अंदर, उनका आर्मी कैंप हुआ करता था, वहाँ पे इन्होंने रेफ्यूजी कैंप बना करके इन रोहिंग्यास को, लगभग 8 लाख रोहिंग्यास इनको रहने दिया। ऑफ कोर्स द कंडीशंस आर वेरी अनहाइजीनिक, तो वहाँ पे जैसे तैसे रहते हैं रोहिंग्यास, लेकिन वापस से अपने देश जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेशन। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं कि करंट न्यूज़ है क्या। तो करंट न्यूज़ ये कहता है कि बांग्लादेश ने अब धीरे धीरे फैसला लिया है कि इन रोहिंग्यास को कहीं और जा कर के सेटल कराएंगे, क्योंकि ये तो अभी कॉक्स बाज़ार में रहते हैं। कॉक्स बाज़ार इनका मेनलैंड एरिया है बांग्लादेश का, और रोहिंग्यास वहाँ पे रह रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, लेकिन अब बांग्लादेश इनको कहीं और सेटल कराना चाहता है। तो इसी प्रोसेस में अब बांग्लादेश ने इन रोहिंग्यास को एक छोटे से आइलैंड पे सेटल कराना शुरू किया है। तो ये देखो एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है भसन चार। बंगाली में हम लोग आइलैंड को चार कहते हैं। तो ये है मेनलैंड, देखो ये मेनलैंड के पास यहाँ पे देखो कॉक्स बाज़ार है। कॉक्स बाज़ार में रोहिंग्यास का रेफ्यूजी कैंप है। अब यहाँ से इन रोहिंग्यास को शिफ्ट कराया जा रहा है इस भसान चार यानी कि भसान आइलैंड के ऊपर। और ये जो भसन आइलैंड है ये एक तरह का सैंड बार आइलैंड है। सैंड बार आइलैंड मतलब रिवर्स के सैंड डिपॉजिट से ये आइलैंड बना है। देखो ये है मेघना रिवर। आपको पता होगा कि जहाँ पे बांग्लादेश में जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है तो उसको जमुना कहते हैं, फिर व्हेन इट मीट्स रिवर गंगा देन आफ्टर दैट उनकी मीटिंग के बाद उस रिवर को हम लोग मेघना कहते हैं। तो एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों को जब साथ में वो मर्जर कर जाते हैं तो उनको मेघना रिवर कहते हैं। और ये मेघना रिवर बहुत सारा सैंड लेकर के आती है हर साल,
अपर एरियाज़ में इरोजन कर करके तो वो सैंड जब वो ला करके ओशन में डिपॉजिट करती है तो बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के आइलैंड्स बनते हैं। उन आइलैंड्स को हम लोग कहते हैं सैंड बार आइलैंड। और इसी तरह का एक सैंड बार आइलैंड है जिसका नाम है भसन चार, यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में। और अब इस भसन चार पे जा करके इन रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को रीसेटल कराया जा रहा है, रीलोकेट करा रही है बांग्लादेश की सरकार। ये भसन चार 2006 में इमर्ज हुआ, उसके पहले ये था ही नहीं, लेकिन इस रिवर के डिपॉजिट के कारण धीरे धीरे ये भसन चार बन रहा है और अभी भी ये धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ मड कम्प्लीटली, पूरा ये दलदली एरिया है, मड से बना हुआ है। अब इश्यूज़ क्या है इसमें, क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहे हैं। ये जो फोर्सफुल रिलोकेशन कर रहा है बांग्लादेश इन रोहिंग्याज का फ्रॉम कॉक्स बाजार एरिया टू दिस भसन चार, इसको ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट माना जा रहा है। इट इज़ कंसिडर टू बी एंटी ह्यूमन राइट्स। एक तो भसन चार पूरा मडी एरिया है, दलदल एरिया है, या इट इज़ इनहॉस्पिटेबल, यहाँ पर रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो भी लोग यहाँ रहेंगे उनको कई सारे बैक्टीरियल डिजीजेज या अदर तरीके के वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया फेस करना पड़ेगा। और ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को वहाँ फोर्सफुली रखा जा रहा है, भेजा जा रहा है। उसके अलावा आज ये भसन चार बना है रिवर डिपॉजिट से, फ्यूचर में फिर से डूब भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। अगर कोई मैसिव इरोजन आया, सुनामी आई तो ख़त्म भी हो जाएगा और उस केस में सारे के सारे रोहिंग्याज एक बार में मारे जाएंगे अगर इस तरह का कोई मेजर मरीन डिजास्टर होता है, सुनामी वगैरह तो। और उसके अलावा भसन चार को अभी अभी जब सेटल कराया जा रहा है तो यहाँ पे तो कोई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी रोहिंग्यास को। वहाँ पे करेंगे क्या, वो कैसे खाएंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे। सो दीज आर द ह्यूमन राइट्स इशूज दैट आर इमर्जिंग इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो व्हेन बांग्लादेश इज ट्राइंग टू relocate these Rohingyas refugees from Cox's Bazar area to भसन चार एरिया। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिस्कस होगा, कम से कम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो डिस्कस होगा ही होगा। और आने वाले टाइम में वर्ल्ड का इस पे और इंटरेस्ट बढ़ेगा और हो सकता है इसको लेकर के कुछ और मेजर फैसला लिया जाए। The next article is taken from economy segment. It is about intellectual property cooperation with US. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रीफली कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ क्रिएशन ऑफ माइंड, अन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। देखिए जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कार और भी सारी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी होती है जो दिमाग का क्रिएशन होता है, दैट इज़ इनटेंजिबल एंड दे आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपने कोई गाना लिख दिया हो, लिटरेरी वर्क्स, कोई बुक लिख दिया हो, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स आप लेते हैं। अब वो आप देख तो नहीं सकते, आप उसको टच तो नहीं कर सकते, तो दे आर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी हो जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं पैटेंट करा के, आपका कोई नया लोगो हो जिसको आप प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडमार्क से, सो दीज आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो इंडिया और यूएस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। इंडिया से हमारे देश की डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, दैट इज ए डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसने यूएस के ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है। तो देखते हैं इस अग्रीमेंट से फ़ायदा क्या होगा। इसमें क्या होगा कि यूएस की जो भी एजेंसीज़ हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करती हैं, वो इंडिया की एजेंसी को ट्रेन करेंगी। दे विल गिव द बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे विल डिसिमिनेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज कि देखो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाता है, ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए अभी तक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई भी तो उसको रजिस्टर करके प्रोटेक्ट करूँगा, तब तो जाकर के उसका इस्तेमाल बस मैं कर सकता हूँ या फिर अगर मैं किसी और को बेच सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे देश में अगर मैंने मान लो कोई टेक्नोलॉजी बना भी दी तो उसको रजिस्टर करके उसको पेटेंट उसका लेना एक डिफ़िकल्ट काम है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि कोई और उसको कॉपी कर लेता है। तो इस कारण से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को मोटिवेशन नहीं मिलता है। लोग
रिसर्च नहीं करना चाहते, नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उसको पेटेंट दिया जाए, तो फिर लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ज़्यादा इनोवेट करेंगे, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो इसी पर्पज़ से ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ताकि इंडिया के अंदर जो भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे छोटे MSME सेक्टर्स हैं, उनको बताया जाए कि कैसे वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अंडर पैटेंट्स, और उसका वो कॉमर्शियल बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है, इससे इंडिया की MSME सेक्टर को फ़ायदा होगा। अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन मेंस। देखिए, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। बहुत छोटा टॉपिक है कि इंडिया और US ने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, बहुत छोटा टॉपिक है, तो इससे आप डायरेक्ट सवाल तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। लेकिन सवाल किस तरह का आएगा? इंडिया US के रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो वहाँ पे आप एक फिलर पॉइंट की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया एंड US साइंड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन MOU। तो बहुत सारे जब आप उसमें पॉइंट्स लिखेंगे, डिफेंस अग्रीमेंट लिखेंगे, तमाम चीज़ें जब आप लिखेंगे, तो उसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा PT में इस तरह का आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about Raman spectroscopy. This topic is important from our syllabus, paper 4, Science and Technology point of view. तो न्यूज़ सबसे पहले समझ लेते हैं। तो IISC जो हमारे देश की एक टेक्नोलॉजी फील्ड की इंस्टीट्यूट है, IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज़ इन बेंगलोर, उसने कहा है कि वो अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करेगी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कोविड-19। IISC वर्किंग ऑन कोविड-19 डिटेक्शन यूजिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये न्यूज़ अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब करेगी तो देखा जाएगा, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो देखा जाएगा, फिर से कवर करेंगे। लेकिन ये आर्टिकल फिर भी मैंने इसलिए लिया है ताकि हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ सकें। तो ज़रा देखते हैं कि ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। देखो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक। केमिकल एनालिसिस टेक्निक मतलब किसी भी केमिकल का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, ये समझने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब इस प्रोसेस में वो केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब ज़रा देखते हैं हाउ इट वर्क्स। सो इट इज़ ए लाइट स्कैटरिंग टेक्निक whereby a molecule scatters incident light from a high intensity laser light source। तो देखो एक ये लेजर लाइट सोर्स यहाँ पे रखा है, मान लो उससे हमने लेजर लाइट भेजा, हाई इंटेंसिटी की लाइट भेजी, और जब ये लाइट इस मॉलिक्यूल पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, और जब ये लाइट इस मॉलिक्यूल पे पड़ के रिफ्लेक्ट होगा तो ज़्यादातर लाइट जो रिफ्लेक्ट होंगे, देखो ये है इंसिडेंट लाइट और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ज़्यादातर लाइट जो रिफ्लेक्ट होंगे 99.999% तक जो लाइट रिफ्लेक्ट होंगे, उन लाइट का वेवलेंथ जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है उसके जैसा ही होगा। तो वेवलेंथ विल बी सेम फॉर 99.999% लाइट। तो ये कोई ग्रीन कलर की इंसिडेंट लाइट है और ये ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड लाइट है, सबका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होगा। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है विद सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट, उन सब लाइट को हम लोग कहते हैं रैले स्कैटर। लेकिन कुछ एक लाइट, बहुत माइन्यूट परसेंटेज वाली लाइट, जब लगभग 0.0000001% लाइट, बहुत कम फ्रैक्शन वाली लाइट जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी अलग होती है विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। और ये ढूंढ निकाला था CV रमन साहब ने, इंडिया के फिजिसिस्ट थे। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो काफ़ी कम फ्रैक्शन में है लेकिन जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग है, इसको नाम दिया गया रमन स्कैटर, क्योंकि इसको इंडिया के फिजिसिस्ट CV रमन साहब ने ढूंढा था। और ये जो रमन स्कैटर है इसकी एनालिसिस करके, जिसकी वेवलेंथ अलग हो गई है, फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, उसकी एनालिसिस करके हम इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। जिस वेवलेंथ की लाइट गिरी 99.99% तो उसी वेवलेंथ के रिफ्लेक्ट हो गए, उससे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जो रमन स्कैटर होता है, जिसकी वेवलेंथ बदल गई, फ्रीक्वेंसी बदल गई, उसकी एनालिसिस करके हम लोग इस मॉलिक्यूल का, इस केमिकल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ पाते हैं। अब करंट न्यूज़ में, करंट केस में कैसे डिटेक्ट होगा? तो देखो, ऐसा माना जा रहा है कि जो ह्यूमन सलाइवा होता है, सलाइवा को निकाला जाता है कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए। तो अगर उसमें कोरोना वायरस है, अगर कोरोना वायरस हमारे सलाइवा में है, तो
अगर उसको हम लोग उसकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने, तो हम कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिसर्चर्स हैव टर्न टू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटेक्ट आरएनए वायरस इन सलाइवा सैंपल। तो हमारा सलाइवा सैंपल है, मान लो इस मॉलिक्यूल के जगह पे अगर हमारा सलाइवा सैंपल लिया गया और उस पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई, तो परफॉर्म की गई, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि इस सैंपल के अंदर कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, क्योंकि ये जो रमन स्कैटरिंग होगी उसका नेचर अलग होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। तो इस तरीके से ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाएगा सलाइवा सैंपल के ऊपर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कोरोना वायरस। अब जरा सीवी रमन साहब के बारे में समझ भी लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इंडियन फिजिसिस्ट थे और उन्होंने ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को खोज निकाला था 28 फरवरी 1928 को। तो ये इस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने एक नई चीज़ निकाली है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, फिजिक्स के अंदर एक उन्होंने नई डिस्कवरी की है। उस दिन उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया था और इसी कारण से इस दिन को 28 फरवरी को हम लोग हमारे देश में नेशनल साइंस डे की तरह मनाते हैं। ये अनाउंसमेंट भारत सरकार ने 1986 में किया था कि इस दिन को नेशनल साइंस डे की तरह मनाया जाएगा। ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को रमन इफेक्ट भी कहते हैं। तो अब कभी भी एग्जाम में सवाल आ जाए कि रमन इफेक्ट मीन्स, तो आप समझ लेना कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही बात हो रही है। और सर सीवी रमन साहब को इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन फिजिक्स इन 1930। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी चाहिए। The next article is again taken from Science and Technology segment. It talks about Japan's Hayabusa 2 probe or project. This topic is important from our syllabus, paper 4 Science and Technology point of view. सो सबसे पहले समझते हैं, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं। तो एस्टेरॉयड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये मान लो सेंटर पे हमारा सन है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे हमारा सन है और उसके आसपास में तमाम प्लैनेट्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं और प्लैनेट्स के साथ साथ ये बहुत सारे एस्टेरॉयड्स भी रिवॉल्व करते रहते हैं। ये एस्टेरॉयड्स हमारे प्लैनेट की तरह ही हैं, रॉक से बने हुए हैं, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। एंड दैट इज़ वाई दीज एस्टेरॉयड्स आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स एंड दे वे आर क्रिएटेड अलॉन्ग विथ आवर सोलर सिस्टम वे बैक अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो जब हमारा सोलर सिस्टम बना और सोलर सिस्टम के सेंटर में बाइंडेड गैलेक्सी, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सन नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है। और जब ये हमारा सोलर सिस्टम बना था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम में ही हमारे सारे प्लैनेट्स बने और उसी टाइम में एक तमाम एस्टेरॉयड्स भी बन गए। तो जिस तरीके से प्लैनेट्स बने उसी तरीके से एस्टेरॉयड्स भी बन गए, लेकिन प्लैनेट्स के साइज़ थोड़ी बड़ी होती है जबकि एस्टेरॉयड्स की साइज़ थोड़ी छोटी होती है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। अब ये एस्टेरॉयड्स 3 तरीके के होते हैं। देखो, एक तो एस्टेरॉयड्स होते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलते हैं, ज़्यादातर एस्टेरॉयड इसी रीजन में मिलेंगे। देखो है क्या, ये हमारा सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर पे हमारा सन, फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। अब मार्स और जुपिटर के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारे इस तरह के रॉकी मटेरियल्स हैं, एक तरह का बेल्ट बना हुआ है, इस तरह के रॉकी मटेरियल्स का बेल्ट बना है जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये रॉकी मटेरियल्स का बेल्ट जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स तो आपको इस एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलेंगे। उसके अलावा कुछ एस्टेरॉयड्स को हम लोग कहते हैं ट्रोजन्स। ये ट्रोजन्स एस्टेरॉयड जो है ना, वो जो हमारे सोलर सिस्टम के लार्जर प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके साथ साथ घूमते रहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे जुपिटर है, इसी के ऑर्बिट में इस तरह के कई सारे ट्रोजन्स एस्टेरॉयड घूमते रहते हैं। एक तो आप समझो कि मरकरी और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो अलग है। उसके अलावा जुपिटर के ऑर्बिट में कई सारे एस्टेरॉयड्स इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, सैटर्न के आगे पीछे कई सारे एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं। दो एस्टेरॉयड्स आर नोन एज ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। उसके अलावा तीसरे तरह के एस्टेरॉयड्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स, जो हमारे अर्थ के काफ़ी नज़दीक आसपास में एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स। और इस नियर अर्थ एस्टेरॉयड में भी कुछ एक ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड। पोटेंशियली हजार्डस इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन फ्यूचर में ऐसा थ्रेट है, ऐसे चांसेज है कि इनमें से कुछ एक एस्टेरॉयड हमारे अर्थ पे आकर के टकरा जाए, हमारे अर्थ पे आकर के गिर जाएं। उनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड।
तो ये हैं अलग अलग कैटेगराइजेशन एस्टेरॉइड्स के। अब आप, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये रॉक से बने हुए हैं जिस तरह का हमारा प्लैनेट है, और जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तभी ये भी बने थे। अलग अलग टाइप है, एक तो है एस्टेरॉइड बेल्ट, उसके अलावा है ट्रोजन जो लार्जर प्लैनेट्स के साथ मिलते हैं, और तीसरा नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, उसमें भी कुछ पोटेंशियल हजार्डस एस्टेरॉइड जो हमारे अर्थ के ऊपर आज नहीं तो कल फ्यूचर में टकरा सकते हैं। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखो, हायाबुसा 2 मिशन जापान ने भेजा था, और ये मिशन जापान ने भेजा था दिसंबर 2014 में। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, जापानीज स्पेस एजेंसी ने भेजा था। इसका पर्पस था कि ये एस्टेरॉयड ryugu को स्टडी करे और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके ले आए। तो ये जो ryugu एस्टेरॉयड है ये नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, एंड उसमें भी ये पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड के क्लासिफिकेशन में आता है। तो मतलब ये हमारे अर्थ के पास में है, और उसमें भी इसके चांसेज हैं कि ये फ्यूचर में हमारे अर्थ से टकरा सकता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड, एंड दैट टू पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड। लेकिन इसकी साइज़ काफ़ी कम है, 100 मीटर से भी कम इसकी साइज़ है, इसलिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं। अगर ये टकराता भी है तो कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं होगा। अभी ये हायाबुसा 2 मिशन में क्या है, 2014 में इसको भेजा गया था हायाबुसा 2 मिशन। इसको काम दिया गया था, इसका मिशन का पर्पस था कि जा करके ryugu से एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करके ले आए, और उस सैंपल की स्टडी करके हम पता कर सकें कि ryugu एस्टेरॉयड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसकी मदद से हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारा अर्थ किस तरीके से बना है, एंड वी कैन गेट टू नो मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट आवर अर्थ्स इंटीरियर। क्योंकि अर्थ और ये एस्टेरॉयड तो साथ ही बने हैं, तो अगर उस एस्टेरॉयड का जो इंटीरियर होगा मोर और लेस अर्थ का इंटीरियर भी वैसा ही होगा। तो ये पर्पस था हायाबुसा 2 मिशन का। अब करंट न्यूज़ बस ये है कि 6 साल पहले इसको भेजा गया था। अब हायाबुसा 2 मिशन ने धीरे धीरे अब इसके इस ryugu एस्टेरॉयड के सैंपल्स अर्थ पे भेजना शुरू कर दिया। तो हायाबुसा 2 मिशन पूरी तरह से रिटर्न नहीं आया, उसने इस तरह के कैप्सूल बना करके अर्थ की तरफ भेजना शुरू कर दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कैप्सूल्स आकर के अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं। और ये पहला कैप्सूल अभी देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वुमेरा रीजन में आकर के गिरा है, जिसको कलेक्ट किया गया है, और अब इसकी स्टडी की जाएगी। और एक बात आपको और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि हायाबुसा 2 मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सरफेस से इसने सैंपल कलेक्ट नहीं किया, इसने सब सरफेस से सैंपल कलेक्ट किया। मतलब इसने जाकर के पहले वहाँ पे एक होल किया है, इस ryugu एस्टेरॉयड के ऊपर उसने पहले होल किया, एक तरह का क्रेटर बनाया है, गड्ढा बनाया है, और नीचे से जाकर के उसने सैंपल कलेक्ट किया है, सब सरफेस सैंपल कलेक्ट किया है। तो सब सरफेस सैंपल को स्टडी करके हमको उसके इंटीरियर के बारे में पता चलेगा। सरफेस को अगर बस स्टडी करें तो हमें इंटीरियर के बारे में पता नहीं चल सकता। तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हायाबुसा 2। इट हैज़ कलेक्टेड सब सरफेस सैंपल, और उसने कैप्सूल में भर के अब वापस उसको अर्थ पे भेज दिया, और अब इसकी स्टडी होगी, और इसकी मदद से हमें इस ryugu 2 एस्टेरॉयड के बारे में, उसके इंटीरियर के बारे में पता चलेगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो हायाबुसा 2 मिशन है, इसके पहले हायाबुसा मिशन भेजा गया था 2010 में, और ये हायाबुसा मिशन ने एस्टेरॉयड इटोकावा को स्टडी किया था। तो एक एस्टेरॉयड था इटोकावा, उसको हायाबुसा 1 ने स्टडी किया था, हायाबुसा 2 ryugu को स्टडी कर रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओसीरेक्स आप यहाँ पे नाम देखें, इस सवाल में मैंने दिया है। ओसीरेक्स मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12 सितंबर। तो उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 244 to topic number 246. Topic number 244 is about Poshan Mah. The third Rashtriya Poshan Mah is being celebrated in the month of September 2020. Every year in the month of September, Poshan Mah is celebrated under Ministry of Women and Child Development. The objective of Poshan Mah is to encourage Jan Bhagidari in order to create a Jan Andolan, that is an awareness regarding malnutrition amongst young children and women. Please attempt this question that is based on topic number 244. Topic number 245 is about Special Frontier Force. It was established on 14th November 1962 after 1962 Sino-India War. It was raised by Intelligence Bureau. It is a secret outfit, and the purpose of this outfit was to protect India against Chinese aggression in future. It was created with help of Tibetan exiles. Please attempt this question based on topic number 245. Topic number 246 is about scramjet technology. तो देखो
अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी। रॉकेट में कैसा होता है कि रॉकेट अपने फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेकर के चलता है। फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको पता ऑक्सीजन चाहिए, तो फ्यूल के साथ साथ ये ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने साथ लेके चलता है रॉकेट। उससे बेहतर होती है जेट टेक्नोलॉजी। जेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि फ्यूल अंदर होता है, फ्यूल टैंक होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही कैच करता है। तो उसके लिए एक बाहर में इस तरह का रोटर लगा रहता है और वो रोटर ऑक्सीजन को खींचता रहता है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके फ्यूल को ऑक्सीडाइज करने में या बर्न करने में काम आता है जेट टेक्नोलॉजी। रैमजेट टेक्नोलॉजी और जेट में बस इतना अंतर है कि रैमजेट थोड़ा सा और सुपीरियर है। इसमें ये जो इक्विपमेंट है, ये जो इंजन है, ये इतना फास्ट चलता है कि सामने वाली हवा अपने आप कंप्रेस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और फिर एक होती है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, वो रैमजेट से भी ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है। उसमें कैसा होता है कि ये सुपर सोनिक स्पीड से, यानी कि साउंड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ये जब स्पेसक्राफ्ट चलेगा तो अपने आप सामने वाली हवा जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के उसका ऑक्सीजन अंदर के फ्यूल को बर्न करने में काम आएगा। तो ये 4 तरह के टेक्नोलॉजी हैं, उनको आप याद रखना। सबसे लोअर रॉकेट है जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, अब जेट इंजन उससे बेहतर है, उससे बेहतर है रैमजेट और उससे बेहतर है स्क्रैमजेट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 246. This is the answer of question number 241 to 243 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. लास्ट से वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। सेक्शन शेड्यूल 4 ऑफ सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स इंक्लूड लिस्ट ऑफ मोस्ट डेंजरस एडिक्टिव ड्रग्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिसेंटली थ्रू ए रिजोल्यूशन कैनबिस वाज मूव्ड आउट ऑफ शेड्यूल 4 लिस्ट ऑफ सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। कंजम्पशन ऑफ कैनबिस इज नाउ लीगल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी भी हमारे देश में एक कानून है नेशनल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड ड्रग्स एक्ट ऑफ 1992, उसके हिसाब से कैनबिस अभी भी इलीगल ड्रग्स है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।